India sending 3 naval destroyers to the Red Sea. India is the world's largest democracy. And their deployment of destroyers sets an example to the world that the cult of destruction worshipped by दोस्तों, इजरायल अमेरिका का ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब और भी ज्यादा भीषण हो गया है और इसमें अब भारत भी अपनी अहम भूमिका निभाते दिखाई दे रहा है। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय नेवी की तैनाती अहम लोकेशन में कर दी है। इसके अलावा INS सूरत को बहरीन में भारत ने डॉक किया हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान के एक शिप को इंडियन ओशन रीजन में अमेरिका के द्वारा जो टारगेट किया गया उसके विरोध में भी भारत ने बड़ा कदम उठाया है। साथ ही एक दूसरे ईरानी शिप को भारत ने अपने यहां पर रुकने की परमिशन दी है। काफी बड़ी बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है जिनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल हाल ही में पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया में तनाव तेजी से बढ़ा है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति ने पूरे क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया है। इसी कारण भारत सरकार भी लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है। भारत के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के अनुसार भारतीय नौसेना पहले से ही इस इलाके में तैनात है और जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए तैयार है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की मौजूदगी ऑपरेशन संकल्प के तहत बनाई हुई है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के 2 बड़े युद्धपोत, 1 फ्रिगेट और 1 डिस्ट्रॉयर पहले से ही गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान में तैनात हैं। इन जहाजों की तैनाती साल 2019 से की गई थी ताकि इस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और समुद्री डकैती जैसे घटनाओं को रोका जा सके। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि अगर क्षेत्र में हालात और बिगड़ते हैं तो इन युद्धपोतों का इस्तेमाल मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR मिशन के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय नौसेना को ऐसे मिशनों का पहले से काफी अनुभव है। कई बार संकट के समय भारत ने दूसरे देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकालने में मदद की है। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय नौसेना का आधुनिक युद्धपोत INS सूरत इस समय बहरीन में मौजूद है। ये तैनाती क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत की गई है ताकि समुद्री मार्गों की सुरक्षा मजबूत की जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा समिति की भी बैठक हुई। 1 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक की अध्यक्षता की। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी सुरक्षा निर्णय लेने वाली संस्था मानी जाती है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। इस बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की पूरी स्थिति पर चर्चा की गई और ये आकलन किया गया कि इसका भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर क्या असर पड़ सकता है। भारत के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं और भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा भी इसी इलाके से आता है। इसीलिए भारत लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और हर तरह की आपात योजना तैयार रखी गई है। भारत पहले भी कई बार संकट के समय अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए नौसेना का इस्तेमाल कर चुका है। इसीलिए इस बार भी अगर जरूरत पड़ी तो भारत तैयार है। अधिकारियों के अनुसार अभी से वैकल्पिक योजनाएं तैयार रखी गई है। इसी दौरान एक और बड़ी घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान खींच लिया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया गया है कि यह घटना श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में हुई। श्रीलंका के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC को 4 मार्च की सुबह इस जहाज से संकट का संदेश मिला था। उस समय ये जहाज गाले शहर से लगभग 20 नॉटिकल माइल पश्चिम में मौजूद था। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। नौसेना ने लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले एक विशेष विमान को इलाके में भेजा ताकि खोज अभियान में मदद मिल सके। इसके अलावा एक और विमान को भी तैयार रखा गया जिसमें हवा से गिराए जाने वाले लाइफ राफ्ट मौजूद थे ताकि जरूरत पड़ने पर समुद्र में फंसे लोगों की मदद की जा सके। भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग जहाज INS तारांगिनी भी उस समय आसपास मौजूद था। इसे तुरंत दिशा बदलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया और ये 4 मार्च की शाम तक सर्च एरिया में पहुंच गया। इसके अलावा कोच्चि से INS इक्शाक नाम का जहाज भी रवाना किया गया ताकि खोज अभियान को और मजबूत किया जा सके। ये जहाज अभी भी उस इलाके में मौजूद है
और लापता नाविकों की तलाश में मदद कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का ये जहाज उस समय डूबा जब क्षेत्र में चल रहे बड़े सैन्य तनाव के बीच ये ऑपरेशन में शामिल था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जहाज को अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने मार्क 48 टॉर्पीडो से निशाना बनाया था। ये टॉर्पीडो पानी के नीचे जहाज के नीचे जाकर विस्फोट करता है। विस्फोट के बाद एक शक्तिशाली गैस बबल बनता है जो जहाज की संरचना को तोड़ देता है और जहाज तेजी से डूब सकता है। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने युद्ध के दौरान टॉर्पीडो से किसी दुश्मन जहाज को डुबोया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस घटना के अलावा ईरान ने भारत से अपने एक नौसैनिक जहाज आयरिस 11 के लिए भी मदद मांगी थी। बताया गया है कि जहाज में तकनीकी खराबी आ गई थी और उसे तुरंत किसी सुरक्षित बंदरगाह पर डॉक करने की जरूरत थी। जानकारी के मुताबिक ईरान ने यह अनुरोध 28 फरवरी 2026 को भारत के सामने रखा। ईरान ने कहा कि जहाज में तकनीकी समस्या है और उसे तुरंत मरम्मत के लिए कोची बंदरगाह में आने की अनुमति चाहिए। भारत सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया और कुछ समय बाद इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद 1 मार्च 2026 को भारत ने आधिकारिक तौर पर इस जहाज को कोची में डॉक करने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद ईरान का ये जहाज 4 मार्च को केरल के कोची बंदरगाह पर पहुंच गया। इस जहाज पर कुल 183 क्रू मेंबर मौजूद थे। फिलहाल इन सभी नाविकों को भारतीय नौसेना की सुविधाओं में रखा गया है ताकि जहाज की तकनीकी समस्या ठीक होने तक उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। सूत्रों के अनुसार ये जहाज उस नौसैनिक दल का हिस्सा था जो भारत में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में शामिल होने आया था। आयरिश डिना पर हुए हमले के बाद भारत ने इस जहाज को अपने यहाँ पर ही डॉक होने दिया और वापस ईरान की ओर नहीं भेजा। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर का ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत के कई रणनीतिक और आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। इसी वजह से भारत पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। एक तरफ भारत ने मानवीय आधार पर ईरान के जहाज को अपने बंदरगाह पर जगह दी, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर भी सतर्कता बनाए रखी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंद महासागर में हुई यह घटना दिखाती है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष अब धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों तक भी असर डाल रहा है। आने वाले दिनों में ये स्थिति किस दिशा में जाएगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या भारत ने ईरान के जहाज को कोची में आने की अनुमति देकर सही फैसला किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों इस वॉर से रिलेटेड काफी ज्यादा फेक प्रोपेगेंडा, फेक खबरें सोशल मीडिया वगैरह पर वायरल हो रही है। हम आप तक बिल्कुल सही और ऑथेंटिक खबर डेली पहुंचाते हैं। अगर आपको इस वॉर से रिलेटेड या फिर डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।